अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। तो क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरी यूट्यूब एक फ़ैमिली हैं। जब मैं आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपका अच्छा सा एक फ़ीडबैक देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी एक फ़ैमिली है मेरे साथ। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप मुझे अपनी स्टोरी ईमेल भी कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हैं। आज हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो हमें मुनीब ने कराची से भेजी है, दूसरी स्टोरी जो हमें सानिया ने इस्लामाबाद से भेजी है, और तीसरी स्टोरी जो कि हमें तैयबा ने पेशावर से भेजी है। तीनों स्टोरीज़ बहुत हॉरर और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अपने कानों में हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद करके स्टोरीज़ को एंजॉय करें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। ये वाक़या मेरे साथ आज से 3 साल पहले पेश आया। जहाँ मेरा पहले घर था, मैं रात को बहुत गेम्स खेलता था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो तो अक्सर मैं छत पे चला जाया करता और वहाँ बैठ के गेम्स खेलता। पूरी पूरी रात कब निकल जाती समझ ही ना आती। एक रात मैं गेम खेल रहा था और अपने दोस्तों के साथ गेम में बातें कर रहा था कि अचानक हमारे घर के साथ एक घर है, उसके बाद एक और घर है, मतलब कि मेरे घर के पास दूसरा घर, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे घर था, वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें हैं, जैसे वहाँ से ना कोई कोई मतलब कि कोई बर्तन पीट रहा हो या कोई ड्रम को पीट रहा हो। मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसी आवाज़ है। मैं उठकर चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे वो आवाज़ फिर आना बंद हो जाती है। मैं अपना वहम समझकर दोबारा से गेम खेलने लगता हूँ और अपने दोस्तों से बातें करने लगता हूँ। फिर अचानक से मुझे वो आवाज़ आती है थोड़ी देर बाद। अब की बार वो बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी पहले की निस्बत। मैं उठकर इधर उधर देखता हूँ, कुछ थोड़ी समझ नहीं आती कहाँ से आ रही है। फिर वो आवाज़ थोड़ी सी जैसे ही तेज़ होती है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये आवाज़ इस सिमत में से आ रही है। मैं उस सिमत की तरफ जाता हूँ, अपनी ही छत पे दीवार के कॉर्नर पे खड़ा होकर देखने लगता हूँ, तो वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। मैं इधर उधर फिर देखता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। खैर, अब मैं वहीं उसी कॉर्नर पे खड़ा हूँ और गेम खेलने लग गया हूँ। एहसन भाई, गेम खेलते खेलते फिर वो आवाज़ आने लगी और अब मुझे वो आइडिया हो गया कि ये जो वो सामने वाली एक छत है ना, मेरे घर की एक छत के बाद जो दूसरे नंबर पे छत थी, ये वहाँ से आ रही है। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं रहता था। हम लोग यहाँ पे बड़े टाइम से रह रहे थे, हमें सब पता था कौन से घर में कौन से लोग रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते हैं, ऊपर वाला फ्लोर ही खाली है, यहाँ तो कोई नहीं रहता। तो ये आवाज़ कैसी है? मुझे थोड़ा सा डर लगता है और मैं नीचे आ जाता हूँ और सो जाता हूँ। अगले दिन मैं फिर वहीं पे गेम बैठा खेल रहा था और मुझे पिछली रात का वाक़या बिल्कुल भूल चुका था, दिमाग से भी निकल चुका था कि कल ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था। सेम वही टाइम गेम खेलते खेलते फिर वही आवाज़ आने लग जाए। अब वो आवाज़ मैंने इतनी बार सुन ली थी कि अब मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि ये कोई ड्रम पीट रहा है, जैसे कोई ड्रम पड़ा हुआ है और उसको ना कोई बहुत मतलब कि बहुत मोटी कोई लकड़ी या कोई बहुत मोटी चीज़ के साथ ना पीट रहा है, उसे मार रहा है, जैसे ढोल नहीं बजाते उस तरह से। तो मैं परेशान हो गया थोड़ा सा कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। फिर मैं हिम्मत करके दीवार के उस कॉर्नर पे जाता हूं और अब आवाज़ आ रही है, लेकिन छत पे कोई नज़र नहीं आ रहा। अब मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूं क्योंकि अब कोई नज़र तो आ नहीं रहा था और आवाज़ें इतनी ऊंची थी। मैं भाग के नीचे आ जाता हूं। मेरी अम्मी जाग रही होती हैं। मैं अपनी अम्मी से कहता हूं, अम्मी आपको ये आवाज़ आ रही है? अम्मी कहती हैं, हाँ मुझे ये आ रही है और ये मुझे काफ़ी दिनों से आ रही है, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी कल भी मैंने ये सुनी थी गेम खेलते हुए और आज भी मेरे साथ यही हुआ, लेकिन उस छत पे कोई नज़र नहीं आ रहा जिस छत से ये आवाज़ आ रही है। मेरी अम्मी भी बड़ी घबरा जाती हैं कि ये क्या चक्कर है और ये रात के इस पहर ही क्यों आवाज़ें आती हैं। एहसन भाई, फिर उसके बाद मैंने छत पे जाना शुरू कर दिया। अब ये सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, खामोशी होती थी रात को, लेकिन सेम वही टाइम शुरू होते वो आवाज़ें आने लग गई थी। हमारा पूरा घर वो आवाज़ रोज़ सुनता था, पूरा मोहल्ला अब सुनने लग गया था।
मोहल्ले में एक खौफ की फ़िज़ा, एक लहर सी पैदा हो चुकी थी। बच्चे डरने लग गए थे कि आखिर ये क्या है। जो उस घर में लोग नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, जिस घर से ये आवाज़ें आ रही थी, यकीन माने कि वो लोग अपने घर से रात को बाहर गली में निकल आते थे और खड़े हो जाते थे आवाज़ सुनने तक। पूरा मोहल्ला ऐसे हो चुका था कि रात को कोई सोता नहीं था कि वो आवाज़ें इतनी खौफनाक और इतनी ऊंची आती थी। फिर कुछ मोहल्ले के बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया कि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ख़तरनाक हो रही है। इसकी वजह से हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे, हमारी औरतें घबराई हुई हैं, लोग घबराए हुए हैं, तो हमें जाके देखना चाहिए। मोहल्ले के कुछ बुज़ुर्ग, कुछ आलम फाजिल लोग इकट्ठे होते हैं और जाने का फ़ैसला करते हैं वहाँ पे, उस छत पे। मैं भी उनके साथ जाने का फ़ैसला करता हूँ। हम लोग उस घर में दाखिल हो जाते हैं। पहले फ्लोर से होते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं ताला लगा होता है ऊपर लोहे के एक दरवाजे को। हमने कहा इसको तो ताला लगा हुआ है, ऊपर तो कोई रहता नहीं है। नीचे वाले कह रहे हैं कि हम कभी ऊपर नहीं जाते, ना गए हैं, तो ये आखिर क्या चक्कर है, क्या माजरा है। खैर उस ताले की चाबियाँ नीचे से मंगवाते हैं। बड़ा ही जंग आलूद ताला होता है, उसे खोलते हैं और खोलने के बाद फिर ऊपर एक फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जब पहुँचते हैं तो एहसन भाई वहाँ कोई भी नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, कुछ भी नहीं। और वो ड्रम वहाँ पे पड़ा होता है जो आवाज़ आ रही होती है, और उसके साथ एक डंडा पड़ा होता है, मोटा लकड़ी का डंडा। किसी चीज़ को हम हाथ नहीं लगाते। पतली सी एक गैलरी नुमा एक गली थी उस छत के साथ, जो पतली सी गली थी, वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, बहुत हल्की हल्की। मतलब वो ऐसी पतली सी एक, मतलब छत के ऊपर ही गली थी जिसमें से सिर्फ एक बंदा क्रॉस हो सकता था। हम कतार में 6 बंदे उस गली में चलने लगे उस आवाज़ को गौर से सुनने के लिए। हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा वहाँ से बिल्कुल ना किसी की विस्परिंग करने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई ना बड़ी, मतलब कि दबी लफ्ज़ों में ना सिर्फ अपनी सरगोशी में कोई बात कर रहा है। तो जो हमारे से सबसे आगे होते हैं वो पूछते हैं, हेलो, कौन है वहाँ पे? एहसन भाई, उनका इतना ही पूछना था कि अचानक उस साइड से 3-4 पत्थर आकर हमारी तरफ गिरते हैं। वो पत्थर हम में से किसी को लगते तो नहीं, लेकिन हमारे पास आकर गिरते हैं। वो एक वाज़ेह इशारा था कि हमने वहाँ जाके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे उस चीज़ को वहाँ हमारा आना पसंद ना आया हो। हम लोग फ़ौरन पीछे पीछे भागने की कोशिश करते हैं और बड़ी हड़बड़ मच जाती है उस पतली सी गली में। हम लोग पीछे आकर छत पे अब खड़े हो जाते हैं। हम में से 2 बंदे तो नीचे ही चले जाते हैं। अब वो 3 बुज़ुर्ग और मैं, हम टोटल 4 लोग छत पे खड़े हैं। वो जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं हमने जाना नहीं है, इनसे बात करके ही जाना है। हम लोग इंसान हैं, ये हमारे बनाए हुए घर हैं, ये हमारा मस्कन है, यहाँ हमने रहना है। तो ये लोग कैसे इस तरह से हमारी पूरी गली को डरा रहे हैं, और अब हम लोग आए हैं तो हमारे ऊपर भी ये इस तरह से पत्थरों का वार कर रहे हैं, तो हम इनसे पूछे बगैर नहीं जाएंगे। और वो मुझे कहते हैं बेटा आप भी चले जाओ नीचे। मैं ज़िद करता हूँ कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से इस चीज़ों को फेस कर रहा था। तो फेस करते करते अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि मैं देखना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सी मखलूक है और वो क्या चाहती है। तो उनका बहुत इसरार करने पे भी मैं नहीं जाता। बिलाखिर वो 3 बुज़ुर्ग फ़ैसला करते हैं हम फिर उस गली में जाके उससे बात करने की कोशिश करते हैं। एहसन भाई, अब मैं सबसे पीछे हूँ और वो 3 बाबे जो हमारे साथ बुज़ुर्ग थे वो आगे उस गली में जाके उनसे पूछते हैं कि बग़ैर नुकसान पहुँचाए हमारी बात सुनो। हम आपको यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए, बस हम आपसे पूछने आए हैं कि आप यहाँ पे ये क्यों इतना शोर डालते हैं कि हमारा पूरा मोहल्ला डरा हुआ है। अगर आप कोई नुकसान पहुँचाए बगैर हमसे बात कर सकते हैं तो बाहर आके बात करें। हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम वो अमल कर सकते हैं कि आप यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाओगे, फिर बाद में गिला ना करना कि हमें यहाँ से क्यों निकाला और क्यों भगाया। एहसन भाई, ये बात करने के चंद सेकंड्स बाद एक बहुत ही अजीब लहजे में, एक तर्ज में आवाज़ आती है कि ये हमारी जगह है, तुम यहाँ हमें तंग करने क्यों आए हो। उनमें से एक बुज़ुर्ग बहुत समझदारी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसको जवाब देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, पूरे मोहल्ले को तुमने डरा के रखा हुआ है, हमारे बच्चे हमारी औरतें नहीं सो पा रहे, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वो बंदा आगे से कहता है, वो एक मर्दाना आवाज़ थी तो इंसानों जैसी, लेकिन बहुत ही अजीब और बाहरी आवाज़ थी। और वो बंदा कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे तंग किया जाता था जब हम यहाँ रहते थे, हम इस ज़मीन को नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन हमें इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया कि हमने अपनी जान दे दी, ख़ुदकुशी कर ली।
बस उनके इतनी कहने की देर थी कि समझ लें एहसन भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी ना मतलब कि टांगें जैसे कांप रही हूँ। हालांकि मैं उन 3 बुज़ुर्गों के साथ था। तो उन बुज़ुर्गों ने पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो और ये सब क्या है। फिर वो कोई जवाब नहीं देते, बिल्कुल खामोश। कुछ देर खामोशी गुजरने के बाद जब कोई जवाब नहीं आता उस साइड से, तो वो बुज़ुर्ग जाने से पहले कहते हैं कि अच्छा हमारी बात सुन लो, तुमने यहाँ रहना है रहो, जैसे रहना है रहो, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़, कोई शोर शराबा या किसी इंसान को डराने वाली हरकत नहीं करनी, वरना उसके बाद हम लोग फिर जो करेंगे फिर तुम लोगों को बड़ी मुश्किल होगी। तुमने यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा अगर अब भी ये सब कुछ हुआ। बस इतना कह के वो बुज़ुर्ग नीचे आ जाते हैं, वो दोबारा ताला लगा देते हैं और सब कुछ। एहसन भाई उसके बाद हम लोग अगले दिन फिर इंतज़ार करते हैं। अगले दिन कोई शोर नहीं आता, कुछ नहीं, बिल्कुल सुकून रहता है। वो दिन गुजरने के बाद अगले दिन फिर लोग देखते हैं कि शायद आज आवाज़ आ जाए, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आती, किसी किस्म का कोई शोर नहीं आता। हालांकि वो जो घर था, उस घर के नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे लोग रह रहे थे, वो आज भी वहीं रह रहे हैं। और वो जिन्नात या वो जो भी थे, वो अब भी उसी घर में ऊपर छत पे एक रूम में वहाँ रहते हैं। अक्सर मेरा उस मोहल्ले में जाना होता है, तो मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ कि फिर तो नहीं कभी कोई मामला हुआ। तो वो कहते हैं मामला तो कभी कोई नहीं हुआ, ऐसा शोर तो नहीं आया, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना ऐसी मतलब कि समझ लें कि एक आहट सी, एक चहल पहल सी महसूस होती है उस छत से, जबकि वहाँ छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पे बंद हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, मेरा नाम सानिया है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। ये वाक़या मेरे साथ 2020 में हुआ। ये एक बहुत अजीब सा वाक़या है, शायद आपके लोगों को यकीन ना आए, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक हकीकतन वाक़या है। मेरे साथ 2019 में एक लड़की फ़ेसबुक पर ऐड हुई। मैं उस लड़की का नाम तो नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन वो मेरे साथ रैंडमली फ़ेसबुक पे ऐड हुई। और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी या वो मुझसे, तो वो बड़े अजीब अंदाज में बातें करती थी। मतलब कि जादू टोना और जिन्नात और इन चीज़ों के ना तावीज़ और इन टॉपिक्स पे वो मेरे साथ गुफ्तगू करती थी। और मैं हमेशा से बड़ी इन चीज़ों से ना नफ़रत करने वाली रही हूँ। तो वो मेरे साथ जब भी ऐसी बातें करती थी तो मैं उसको ना कहती थी कि कोई और बात करते हैं। मैं उसे मुंह पे तो नहीं टोकती थी कि ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो, लेकिन मैं उससे मना करती थी कि कोई और बात करते हैं, या मैं टॉपिक चेंज कर देती थी। एक दिन उसने कहा कि क्यों ना हम एक मिलने का प्लान बनाएं। मैं अपने हस्बैंड की वजह से उसे कहीं बाहर तो मिल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो मैंने उसे अपने एक दिन घर बुला लिया। घर भी ऐसे बुलाया कि सर्दियों के दिन थे, तो मेरे बच्चों ने स्कूल से दिन को आना होता था, तो मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं सुबह में उसको टाइम दे सकूं। तो एक दिन मैं उसको सुबह अपने घर बुला लेती हूँ एड्रेस दे के। वो तकरीबन 9 बजे के करीब मेरे घर आ जाती है। उसके बाद वो मेरे घर में आके बड़े अजीब अजीब तरीके से मेरे घर को देखे। मतलब कि आप समझ लें कि एक नॉर्मल इंसान अगर मेरे घर आए या किसी के घर जाए तो वो घर का ऐसे मुआयना नहीं करेगा जैसे वो कर रही थी। वो मेरे घर को देखे, बड़े अजीब तरीके से नज़रों से देखे। मैं उससे बात कोई करूँ, वो बात का दूसरा जवाब दे। और वो मेरी हर बात के अंदर ना मेरी बात को काट देती थी। मैं कोई बात शुरू करने लगती थी, उसी में वो काट के अपनी बात शुरू कर देती थी। और उसने वही अपना काम पकड़ा हुआ था जो मेरे साथ मैसेजेस पे काला जादू और इस तरह की बातें करने लगी कि बाजी आपको नहीं पता आजकल दुनिया कैसी है, ऐसे घरों पे तो पता नहीं कितने काले जादू होते हैं, जिन्नात आते हैं, और ऐसी ऐसी ना फजूल बातें करने लगे। उसने मास्क पहना हुआ था। मैंने उससे बोला कि तुम मास्क मेरे सामने और मेरे घर में तो उतार सकती हो। तो उसने आगे से कोई मुझे एक्सक्यूज़ कर दिया और वो मास्क उसने नहीं उतारा। एहसन भाई यकीन करें, वो मेरी ज़िंदगी की ऐसी एक गलती थी जिसमें मैंने ना उसका फेसबुक पे चेहरा देखा था, ना मेरे सामने वो खड़ी है और मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही। अब मैं एक लड़की को मजबूर भी नहीं कर सकती कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं उसे अपने घर के अंदर ले गई। पहले हम धूप में बाहर लॉन में बैठे रहे, फिर उसके बाद जब थोड़ी सी धूप हटी तो मैं उसे अंदर ले गई 11-12 बजे के करीब। मैंने उससे कहा तुम डाइनिंग पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। एहसन भाई मैं जैसे ही किचन में चाय बनाने के लिए गई, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो वहाँ से उठ के मेरे रूम के अंदर चली गई।
मैं पीछे उसके गई और मैंने उसको जाके जब देखा तो वो मेरे रूम के अंदर ऊपर पंखे की तरफ देखने लगे और इधर उधर देखने लगे। मैं उसे कहूँ कि तुम बाहर आओ ना, यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, तुम बाहर आके बैठो। मैंने उससे जब इतना कहा तो उसने बड़ी ही अजीब ना खुर्राट नज़रों से मुझे देखा और वो मेरी बात मान के मेरे पीछे आने लगी, बिल्कुल खामोश। बाहर आके वो डाइनिंग पे बैठी, मैं उसके लिए चाय लेकर आई। हसन भाई चाय उसके सामने पड़ी रही और उसने चाय को हाथ नहीं लगाया। मैं उसे कहती रह गई कि ये चाय पियो, मगर उसने वो चाय नहीं पी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं अब निकल रही हूँ, मैंने घर को लॉक लगाना है, मैंने बच्चों को स्कूल लेने जाना है और कुछ शॉपिंग करनी है, तो फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। और वो आगे से मुझे कहती है कि चलें, मुझे भी आप ले चलें, मैं आज का दिन फ्री हूँ, मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। अब मैं मजबूर थी, मैं उसे इनकार भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने उससे कहा चलो ठीक है आ जाओ। अब हम लोग मेरे बच्चों को स्कूल में लेने चले गए, बच्चों को ले भी लिया। वापसी में मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और वो भी मेरे साथ चीज़ें लेने पहुंच गई। उसने 2-3 चीज़ें ली और मुझसे कहा कि आप बिल पे करें। मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। मैंने कर भी दिया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या तरीका है, इतनी भी हम गहरे दोस्त नहीं हैं, इतनी भी कोई जान पहचान नहीं है, शक्ल तक तो मुझे दिखाई नहीं है, तो ये क्या तरीका है। थोड़ी देर बाद गुजर के मैं किसी और जगह पे कुछ लेने के लिए रुकी हूँ, उसने वहाँ से और कुछ चीज़ें ले ली और मुझे कहने लगी कि इसका भी बिल पे कर दें। अब मैंने ना उसे कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत लिमिटेड अमाउंट देते हैं, मेरे अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं तो नहीं पे कर सकती, अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम खुद ही कर लो। एहसन भाई मेरे कहने के बाद उसने बड़े ही गुस्से से वो सामान वहाँ वापस रख दिया और वो आके चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अब मेरे बच्चों के साथ वो पीछे गाड़ी में बैठी हुई है और मुझे ना फुल टेंशन लगी हुई है कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे इसकी वजह से। मैं अपनी गाड़ी रोकती हूँ और उसे कहती हूँ तुम आगे आगे बैठ जाओ। वो कहती है नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं उसे बहुत फोर्स करती हूँ कि नहीं तुम आगे आओ बैठो, फिर वो आगे आके बैठ जाती है। अब ये तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं उसे अपने दोबारा घर ले गई और वो वहाँ से फिर अंदर मेरे साथ मेरे पीछे पीछे मेरे घर आ गई। कुछ देर हम लोग बैठे रहे, मेरे बच्चों को मैंने चेंज करवाना था, उनको खाना बना कर देना था। जैसे ही मैं किचन में गई हूँ वो लड़की फिर मेरे कमरे में दोबारा चली गई। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ और ये क्या है, क्या चाहती क्या है। इसकी शुरू की बातें और बहुत सारी पुरानी बातें याद करके मुझे बड़ा मतलब कि ना खौफ आ रहा था दिल में। तो मैं उसके पास फिर जाती हूँ रूम में और पूछती हूँ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम रूम में क्या देखने आती हो, मुझे बताओ अगर तुम्हें कोई चीज़ ज़रूरत है। और वो मुझे जवाब नहीं देती और वो फिर अजीब सा गुस्से जैसा मुँह बना के बाहर आ जाती है और बाहर आके वो लॉन में खड़ी हो जाती है दरख्तों के पास। हमारे दरख्तों पे छोटे छोटे ना लीमू लगे हुए थे। वो बड़ा अजीब एक काम करती है, वहाँ से एक लीमू तोड़ती है और कुछ अजीब सा एक कपड़ा सा ना उस दरख्त के अंदर फेंक देती है, जैसे वो ऊपर ऊपर चला गया, झाड़ियों में फंस गया। ये चीज़ मैं देख लेती हूँ। उसके बाद मैं उससे कहती हूँ कि अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। मैं उसे ये कहती हूँ तो वो आगे से कहती है कि तो क्या हुआ, हस्बैंड आने वाले हैं तो मैं इंसान हूँ, कोई चोर डाकू थोड़ी हूँ जो वो मुझे खा जाएंगे। मैंने आज आपके लिए सारा दिन निकाला है और आप मुझे इस तरह से कह रही हो कि बस जाओ मेरे घर से निकलो। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में तुम्हें भी कोई काम हो सकता है, काफ़ी टाइम से सुबह से आई हुई हो। तो वो मुझे जवाब नहीं देती किसी बात का और चुपचाप फिर अंदर आके मेरे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। एहसन भाई अब मैं ना कॉल करने के लिए बाहर जाती हूँ हस्बैंड को, क्या मैं उनको बता दूँ मजबूरन, हो सकता है मुझे डांट पड़े, लेकिन अब मेरे पास कोई और आसरा नहीं था क्योंकि अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ। तो ये अब शाम हो रही है और ये काम ख़राब हो रहा है। एहसन भाई मैं 2 मिनट की कॉल करके वापस अंदर जाती हूँ तो वहाँ पे वो लड़की नहीं होती। मैं अपना किचन, अपना रूम, अपने बाकी रूम्स, वॉशरूम, बैक गैलरी, छत, हर जगह तलाश करती हूँ, हर जगह देखती हूँ, वहाँ कोई भी नहीं होता। वो लड़की वहाँ नहीं होती। उसने बुर्का पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल मैं नहीं देख सकी कि वो क्या थी, कौन थी। इवन कि उसने हाथों पे ग्लव्स भी पहने हुए थे। जब बहुत ढूंढने के बाद वो मुझे कहीं नहीं मिलती तो मैं उसको जाके मैसेज करती हूँ कि देखूँ तो सही ये कहाँ गई,
जब मैं एहसन भाई उसको मैसेज करने के लिए आईडी खोलती हूँ तो आगे से मैं ब्लॉक्ड हूँ, वो आईडी ही एग्जिस्ट नहीं करती। मैं उसको दूसरे अकाउंट से चेक करती हूँ, बाद में मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट से देखती हूँ, उस नाम से कोई आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उफ मेरे खुदाया, मैं सख्ते में आ गई कि ये क्या था मेरे साथ सारा दिन, ये कौन थी, वो घर के अंदर से कैसे गायब हो गई। उसके बाद मैंने ये बात अपने हस्बैंड को तो नहीं बताई, मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की और सारा वाक़या सारा माजरा उनको बताया। उनको मैंने वीडियो कॉल करके बताई हर बात। और जब मैंने उनको वो लीमू के दरख्त वाली बात बताई तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि ज़रा कैमरा लेकर उस दरख्त के पास जाओ, मुझे वो दिखाओ ज़रा। तो मैं जैसे ही कैमरा खोलती हूँ तो एहसन भाई वो जो उसने चीज़ ऊपर फेंकी थी वो अभी भी ऊपर ही थी, कोई अजीब सी डोरी सी थी, कोई कपड़े का टुकड़ा सा था। और मेरी बहन कहती है कि वो क्या है, मैं उसे वो बताती हूँ कि इसने फेंका था। तो मेरी बहन कहती है इसको हाथ ना लगाना, किसी को बुलवाओ या मैं कुछ करती हूँ, अगर हस्बैंड को नहीं बता सकती तो इसको ना यहाँ पे हाथ तुमने नहीं लगाना। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं उसको हाथ नहीं लगाती। फिर मेरी बहन किसी से रब्ता करके यहाँ एक बुज़ुर्ग को बुलवाती हैं, वो आते हैं, अगले दिन चेक करते हैं उस झाड़ को, वो हिलाकर वो चीज़ नीचे गिरती है, उसको उठा के वो देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके साथ जो भी कल वक्त गुजार रही थी, जो भी आपकी नज़र में लेडी थी, खातून थी, लड़की थी, जो भी थी, वो इंसान नहीं था, वो एक काले जादू वाला जिन था। और वो बाकायदा आपके घर काला जादू करने आया था, उसको इंस्ट्रक्शंस ही, उसको हुक्म दिया गया था आपके ऊपर काले जादू का। इसीलिए वो आपको इस तरह से फेसबुक के ज़रिए आपको मिल के आपके साथ एक दोस्ती का कनेक्शन बना के आपके घर तक पहुंची। लेकिन आपने उसको यहाँ से जाने पे मजबूर किया और शायद वो अपना अमल पूरा नहीं कर सकी। खैर मैं आपको कुछ सूरतें वगैरह पढ़ने के लिए देता हूँ और कुछ पानी वगैरह देता हूँ जो आपने अपने पूरे घर में मतलब कि उसकी छींटें फेंकनी है। तो मैं वैसा ही करती हूँ, वो सारी छींटें मैं फेंकती हूँ पूरे घर में, वो सूरतें पढ़ती हूँ। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में कोई आफत नहीं आती या कोई रद्द बदल नहीं आता या कोई ऐसा मसला नहीं होता जिसकी वजह से हमें लगे कि कुछ गड़बड़ है। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो बहुत शुक्रिया सानिया, आपने अपनी ये स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं अपनी आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है एहसन भाई। मेरी ज़िंदगी का ये एक बहुत ही मुख्तसर सा वाक़या है जो मेरे साथ इसी साल पेश आया है। तो कहानी बहुत छोटी सी, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली आपको सुनना शुरू किया और मुझे बहुत पसंद आया आपको सुनना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी आप अपनी ज़ुबान में सबको सुनाएं। तो होता यूँ है कि हमारी एक शादी होती है, हम लोग मरी जाते हैं। मेरे कज़न की शादी होती है, हम लोग एक दिन पहले चले जाते हैं, हमारा कुछ मेहंदी से पहले भी फंक्शन होता है। वहाँ पे एक हमारी रिश्तेदार का घर ही होता है, मतलब पहाड़ों पे वो घर है और कुछ फासले से रिश्तेदारों के घर जुड़े हुए हैं। तो ऊपर एक और घर था जो खाली था, जिसके बच्चे, औरतें, मर्द सब मेन शादी वाले घर में आए हुए थे। तो वो भी हमारे रिश्तेदारों का घर। तो वहाँ पे तकरीबन मगरिब के बाद मैं तैयार होने के लिए गई। मैंने कपड़े चेंज करने थे, नहाना था और मुझे शादी वाले घर में रश होने की वजह से मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अपनी आंटी से कहा कि मैं आपके घर जाके तैयार होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये चाबियाँ ले जाओ और जाके तैयार हो जाओ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तैयार होने के लिए, तो मैं शॉवर लेके रूम में जैसे ही आती हूँ, कपड़े वगैरह पहन के मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं मेकअप कर रही होती हूँ कि अचानक जिस वॉशरूम से मैं निकली हूँ अभी नहाकर, उस वॉशरूम में पानी की आवाज़ आने लगे। मुझे लगता है शायद मैं पानी बंद करना भूल गई हूँ। मैं दोबारा जाकर देखती हूँ तो वहाँ पे पानी बिल्कुल ठीक होता है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। मैं जैसे ही दोबारा शीशे के पास आती हूँ तैयार होने के लिए, तो फिर से पानी की आवाज़ आने लगती है। अब मैं बड़ा घबरा जाती हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो मैं जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि फिर पानी बंद है। अब मैं खड़े होकर देख ही रही हूँ कि शायद अभी मेरी नज़रों के सामने ही दोबारा ये आवाज़ आने लगे। एहसन भाई, वो आवाज़ वहाँ से तो नहीं आती जहाँ पे मेरा मेकअप का सामान पड़ा था शीशे के आगे ड्रेसिंग टेबल पे। वहाँ से मेरी चीज़ें ज़मीन पे खुद गिरने लगती हैं और वहाँ से हंसने की आवाज़ आने लगती है किसी औरत की।
एहसन भाई मैं उसी टाइम वहाँ से दौड़ लगाती हूँ, दरवाजे खुले छोड़ के। मेरा सांस फूला हुआ होता है। 15 से 20 कदम पे वो दूसरा घर था, उतराई उतर के मैं जाके सबको बताती हूँ, उस आंटी को भी बताती हूँ जिनका वो घर था। तो जो उनके हस्बैंड हैं वो मेरे पास आके पूछते हैं बेटा क्या हुआ। मैं उन्हें बताती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा वहाँ अकेली जाओ। मैंने कहा मैंने तैयार होना था और मैं आंटी से इजाज़त लेकर गई हूँ। तो वो आंटी को कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि घर में कितने मसले हैं वहाँ पे, अनजान लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, तुमने कैसे जाने दिया, तुम साथ नहीं जा सकती थी। मतलब भरी महफिल में उन्होंने डांट दिया अपनी वाइफ को। तो फिर उसके बाद जब मुझे बाद में आंटी ने सारी स्टोरीज़ बताई कि हमारे घर में क्या मामलात हैं, तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैं ऐसे घर में गई थी अकेले, वो भी, और मैं वहाँ नहाई भी और तैयार भी हुई। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है। तो कभी मैं फिर अपनी आंटी से उस घर के वाक़यात सुनूंगी तो आपको सुनाऊंगी। तो बहुत शुक्रिया तैयबा, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को पसंद आएगी। जैसा कि मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीन करें आपके प्यार भरे फीडबैक, आपकी मोहब्बत ने इतना जल्दी मुझे ग्रो किया है। इतना जल्दी हम लोगों ने 600 के करीब सब्सक्राइब गेन किए हैं। मुझे लगता है कि ये सफ़र अब बहुत अच्छा हम लोगों का एक साथ चलेगा। बस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे सब्सक्राइब करें, ग्रो करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।